नैतिक चिंतन के अंतर्गत हम प्लेटो को पढ़ रहे थे और प्लेटो की न्याय की व्यवस्था, प्लेटो की शिक्षा की व्यवस्था ये हम पढ़ चुके हैं। प्लेटो के साम्यवाद का अध्ययन हमने इसके पहले के अंक में शुरू किया था और मैंने आपको ये बताया कि प्लेटो ने दो प्रकार के साम्यवाद की बात कही, एक संपत्ति का साम्यवाद और एक परिवारों या स्त्रियों का साम्यवाद। संपत्ति के साम्यवाद के संदर्भ में हम इससे पूर्व के अंक में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज हमारे पढ़ने का विषय है प्लेटो द्वारा प्रतिपादित परिवारों का साम्यवाद या स्त्रियों का साम्यवाद। प्लेटो अभिभावक वर्ग के लिए या संरक्षक वर्ग के लिए, यानी अभिभावक या संरक्षक वर्ग अर्थात दो वर्ग, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग, उन दोनों के लिए परिवारों के साम्यवाद की भी बात करता है। जैसे उसने संपत्ति के साम्यवाद की बात कही थी, वैसे ही वो परिवारों के साम्यवाद की बात भी करता है। यानी वो ये कहता है, प्लेटो ये मानता है कि अभिभावक वर्ग के स्त्रियों और पुरुषों को अपने निजी परिवार रखने की कोई स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। उनके स्थायी विवाह संबंध नहीं होंगे, उनके अस्थायी संबंध जो होंगे वो भी राज्य नियंत्रित होंगे और राज्य के हित में सुदृढ़ संतति की उत्पत्ति के लिए होंगे। और जिन संतानों की उत्पत्ति होगी उन्हें पैदा होते ही सरकारी पालना घर में भेज दिया जाएगा। ये किसी को पता नहीं होगा कि उनके माता पिता कौन है, सभी के समान रूप से माता पिता होंगे। यानी वो ये चाहता है कि जो शासन करने वाले लोग हैं और जो सुरक्षा करने वाले लोग हैं वो पारिवारिक मोह माया से दूर रहे, और इसलिए उसने ये अपना परिवारों या स्त्रियों के साम्यवाद की बात कही है। प्लेटो अपने इस साम्यवाद को देते समय इसके पक्ष में तर्क भी देता है और वो ये कहता है कि इस साम्यवाद से राज्य में एकता बनी रहेगी, इस साम्यवाद के द्वारा सुदृढ़ संतति की उत्पत्ति होगी, इस साम्यवाद के द्वारा स्त्रियों के मुक्ति का मार्ग खुलेगा। क्योंकि जो प्लेटो का काल था उस काल में एथेंस में स्त्रियों को राजनीतिक कार्यों में हिस्सा लेने की छूट नहीं थी, वो घर के कार्यों में ही व्यस्त रहती थी। तो प्लेटो ये चाहता था कि जब स्थायी परिवार नहीं होंगे तो स्त्रियां भी पुरुषों के समान राजनीतिक कार्यों में हिस्सा ले पाएंगी। तो इस तरह से उसने अपनी इस धारणा के पक्ष में तर्क भी दिया। देखिएगा, हम देखते हैं प्लेटो का ये जो परिवारों का साम्यवाद है, इस संदर्भ में प्लेटो स्वयं क्या कहता है। प्लेटो ये कहता है अभिभावक वर्ग के स्त्री या पुरुषों में कोई भी अपना निजी परिवार नहीं बनाएगा, कोई भी किसी के साथ स्थायी रूप से व्यक्तिगत रूप में संबंध स्थापित नहीं कर सकेगा। स्त्रियां सबकी समान रूप से पत्नियां होंगी, इनकी संतानें भी समान रूप से सबकी होगी। न तो माता पिता अपनी संतान को जान सकेंगे और न संतान माता पिता। ये प्लेटो कहता है। और इसके आगे वो अपने इसके पक्ष में तर्क देता है कि अभिभावक वर्ग को पारिवारिक मोह से मुक्त रखना। जो अभिभावक वर्ग है, जो शासन और सुरक्षा का काम कर रहे हैं, वो पारिवारिक उलझनों में नहीं उलझे, इसके लिए उन्हें स्थायी विवाह संबंध से मुक्त रखा जाएगा। दूसरा, इसके द्वारा राज्य में एकता स्थापित हो पाएगी। और तीसरा, नारियों की मुक्ति तथा समान अधिकार, ये भी प्लेटो अपने इस परिवार के साम्यवाद के माध्यम से देता है। प्लेटो के खुद के शब्दों में देखिएगा, प्लेटो क्या कहता है, परिवार एक ऐसा स्थान है जहां मनुष्य की प्रतिभा का हनन होता है तथा पत्नी की मानसिक शक्ति चौके चूल्हे में बर्बाद हो जाती है। और इसलिए प्लेटो ये मानता है कि स्थायी परिवार इन दो वर्गों के लिए नहीं होने चाहिए। और चौथा, उसने कहा श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति, क्योंकि जो अस्थायी विवाह संबंध होंगे वो भी राज्य नियंत्रित होंगे और जो बलशाली लोग होंगे उन्हें ही ये संबंध स्थापित करने की छूट होगी। तो इससे बलशाली संतति की उत्पत्ति होगी और राज्य बलशाली बनेगा, सुदृढ़ बनेगा, बुद्धिमान लोगों वाला राज्य बनेगा, ऐसा वो कहता है। तो ये उसने अपने इसके पक्ष में तर्क दिए। पर प्लेटो के ये तर्क जायज नहीं माने जाते और आलोचक इसकी आलोचनाएं करते हैं। स्वयं प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने इसकी आलोचनाएं की है। तो प्लेटो के इस परिवार के संबंधी जो साम्यवाद है, इसकी आलोचना अरस्तु ने जिन आधारों पर की है
उनमें पहला है कि स्त्री और पुरुष के आधारभूत अंतर को दृष्टि में उसने रखा ही नहीं। उसने केवल एक लिंग के आधार पर भेद कर दिया स्त्री और पुरुष, और इसलिए वो प्लेटो स्त्री और पुरुष में केवल लिंग का भेद मानता, वो बाकी कोई अंतर मानता ही नहीं। इसलिए प्लेटो एक स्थान पर लिखता भी है कि एक कुत्ते के समान कुतिया भी उसी की तरह सुदृढ़ पहरेदार हो सकती है, पहरा दे सकती है, ऐसा वो मानता है। पशु जगत के नियम को मानव जगत में लागू करने की बात करता है। पर अरस्तु ये कहते हैं कि बात ठीक नहीं है। स्त्री और पुरुष में और भी बहुत से अंतर होते हैं, भावनात्मक अंतर होते हैं, संवेदनात्मक अंतर होते हैं, जिन अंतरों की तरफ प्लेटो ने दृष्टि डाली ही नहीं, और इसलिए इस परिवारों के साम्यवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसकी आलोचना करते हैं। दूसरा, पति पत्नी के संबंधों की जो पवित्रता होती है, उस पवित्रता को प्लेटो इसमें भुला देता है और केवल शारीरिक संबंध तक की बात को वो रखता है, जबकि पति पत्नी का संबंध उससे आगे की बात होती है, जिसको उस पवित्र रिश्ते को भुलाता है, इसलिए भी इसकी आलोचना की जाती है। फिर आलोचना का एक बिंदु यह है कि राज्य नियंत्रित अस्थायी संबंधों से श्रेष्ठ संतानों की उत्पत्ति होगी, ये भी अपने आप में संदिग्ध है। ये कोई जरूरी नहीं कि राज्य नियंत्रित जो अस्थायी संबंध होंगे उससे श्रेष्ठ संतानें ही होंगे। एक तरह से प्लेटो एक संदिग्ध लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक स्थापित मानव पवित्र संस्था को नष्ट करने की कोशिश करता है, और इसलिए प्लेटो की आलोचना की जाती है। फिर प्लेटो ये कहता है कि बच्चों को सरकारी पालना गृह में भेज दिया जाएगा और सभी बच्चे सबके समान रूप से बच्चे होंगे। जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता, और उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे पाएगा, और बच्चों का लालन पालन ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा, और जिन बच्चों का लालन पालन ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा वो राज्य की श्रेष्ठ संतति बनेगी, इसमें संदेह है, और इसलिए भी इसकी आलोचना की जाती है। फिर आप अभिभावक वर्ग को पारिवारिक सुख से वंचित कर रहे हैं, ये भी ठीक नहीं। वो जब आप जिनको पारिवारिक सुख से वंचित कर रहे हो, वो ठीक ढंग से शासन कर पाएंगे, ठीक ढंग से सुरक्षा कर पाएंगे, ये भी उचित नहीं माना जाता, और इसलिए भी इसकी आलोचना की जाती है। और प्लेटो पशु जगत के नियमों को मानव जगत में लागू करने की बात कर रहा है, ये भी ठीक नहीं है। वो श्रेष्ठ संतति की उत्पत्ति के लिए पशुओं वाले उदाहरण देता है, तो उसे भी उचित नहीं माना जा सकता। वो स्त्री पुरुष की समानता के लिए भी पशुओं वाले उदाहरण देता है, उसे भी ठीक नहीं माना जा सकता। इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। स्त्रियों को लेकर ये जो परिवारों का साम्यवाद यदि लागू हो जाता है, तो स्त्रियों को लेकर झगड़े बढ़ने की आशंका रहेगी, ये भी इसकी आलोचना का एक बिंदु है। और संयम का जो महत्वपूर्ण गुण है उसे नष्ट करने वाला यह सिद्धांत है, इसलिए भी इसकी आलोचना की जाती है। और यदि इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाए तो बहुत आशंका रहेगी कि निकट संबंधियों और जो रक्त संबंध वाले लोग हैं उनके बीच में भी वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाए, अस्थायी वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाए, जो कि ठीक नहीं माना जा सकता, अपवित्र माना जाता है, और इसलिए भी इसकी आलोचना की जाती है। इसकी आलोचना का एक आधार यह भी है कि प्लेटो का यह साम्यवाद व्यक्ति को साधन बना देता है, और पारिवारिक जीवन से वंचित व्यक्तियों को ये श्रेष्ठ शासक बनाने की बात कर रहा है, वो भी संदिग्ध प्रतीत होता है, इसलिए भी इसकी आलोचना की जाती है। तो ये वो बिंदु थे जिन बिंदुओं के आधार पर अरस्तु ने प्लेटो द्वारा प्रतिपादित परिवारों के साम्यवाद या स्त्रियों के साम्यवाद की आलोचना की। जब हम प्लेटो के दोनों साम्यवादों को देख लेते हैं, चाहे वो संपत्ति का साम्यवाद हो, चाहे वो परिवारों का साम्यवाद हो, तो एक प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि जिसे हम आधुनिक साम्यवाद कहते हैं, जो मार्क्स ने साम्यवादी सिद्धांत दिया, वो और प्लेटो का साम्यवाद, इन दोनों की तुलना हम करें तो क्या समानता है और क्या असमानता है। तो जब हम इनकी तुलना करते हैं तो देखिएगा, सबसे पहले हम समानताओं की बात करेंगे। तो समानताओं में दोनों का लक्ष्य राज्य में न्याय की व्यवस्था करना है और वर्ग संघर्ष को दूर करना है। दोनों, चाहे प्लेटो का साम्यवाद हो चाहे मार्क्स का साम्यवाद हो, दोनों ये चाहते हैं कि न्याय की व्यवस्था समाज में हो और वर्ग संघर्ष दूर हो। दूसरा, व्यक्ति की तुलना में राज्य को दोनों ने प्रधानता दी, चाहे प्लेटो हो चाहे मार्क्स हो। हालांकि मार्क्स का अंतिम लक्ष्य राज्य विहीन समाज की व्यवस्था है,
पर जो एक अंतरिम व्यवस्था मार्क्स देता है, उस अंतरिम व्यवस्था में वह भी सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित करने की बात कर रहा है। तो वहां पर भी वह व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को ज्यादा प्राधान्यता देता है। फिर तीसरी समानता है कि राज्य हित में व्यक्ति की जो स्वार्थी प्रवृत्ति है उस पर नियंत्रण दोनों लगाना चाहते हैं। प्लेटो भी लगाना चाहता है, मार्क्स भी लगाना चाहता है। और सार्वजनिक और सामाजिक हित में व्यक्ति का हित समाहित है, ऐसा दोनों मानते हैं। फिर शक्ति और पदों के लिए प्रतिद्वंदिता को समाप्त दोनों करना चाहते हैं, प्लेटो भी करना चाहता है और मार्क्स भी करना चाहता है। और एक समानता है विभिन्न वर्गों में आर्थिक प्रतियोगिता को समाप्त करने के दोनों पक्षधर है, मार्क्स भी पक्षधर है और प्लेटो भी पक्षधर है। तो ये तो वो बिंदु हैं जो बिंदु आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद के बीच में समानता को बताते हैं। पर ज्यादा असमानता है। प्लेटो का साम्यवाद बिल्कुल अलग है, मार्क्स का साम्यवाद बिल्कुल अलग है। जब हम इसके अंतर की बात तुलना करते हैं, समानता असमानता दोनों देखनी होगी। और जब हम असमानताओं की बात करेंगे, अंतर की बात करेंगे, तो पहला अंतर इसके लक्ष्य में ही अंतर है। प्लेटो का साम्यवाद समाज के दो वर्गों के लिए ही है और उसका लक्ष्य राजनीतिक है, आर्थिक नहीं है। जबकि जो मार्क्स का साम्यवाद है उसका लक्ष्य पूरी तरह से समाज की व्यवस्था को बदलना और आर्थिक समानता की स्थापना करना है। तो एक तरह से प्लेटो भ्रष्टाचार मुक्त राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करना चाहता है और मार्क्स राज्य में एक आर्थिक व्यवस्था को ठीक ढंग से स्थापित करना चाहता है, आर्थिक शोषण को समाप्त करना चाहता है। तो दोनों के लक्ष्य में भेद है। फिर दूसरा वर्गीय आधार पर भेद है। प्लेटो का जो साम्यवाद है वो केवल दो वर्गों पर लागू होता है, एक शासक वर्ग और एक सैनिक वर्ग, या दोनों को संयुक्त रूप से कहें तो अभिभावक वर्ग या संरक्षक वर्ग, केवल उनके ऊपर लागू होता है। जबकि मार्क्स का साम्यवाद संपूर्ण राज्य में सभी के ऊपर लागू होता है। फिर आर्थिक ढांचे के संबंध में भी दोनों के साम्यवाद में अंतर है, क्योंकि प्लेटो का साम्यवाद केवल उत्पादक वर्ग को आर्थिक शक्ति देने की बात कर रहा है, बाकी अन्य वर्गों को संपत्ति के साम्यवाद के भीतर ला रहा है। जबकि मार्क्स का जो साम्यवाद है वो आर्थिक ढांचे को बिल्कुल अलग तरह से रख रहा है। तो ये भी दोनों के बीच में अंतर है। एक अंतर उपभोग व्यवस्था के संबंध में भी है, क्योंकि प्लेटो का जो साम्यवाद है वो उपभोग पर रोक लगा रहा है, उत्पादन के संदर्भ में वो किसी प्रकार की रोक नहीं लगाता। जबकि जो मार्क्स का साम्यवाद है वह उत्पादन पर रोक लगा रहा है, उपभोग के संदर्भ में किसी प्रकार के नियंत्रण की बात नहीं कर रहा। ये भी इन दोनों के साम्यवाद के बीच का अंतर है। एक अंतर राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों के एकीकरण के संबंध में। जो प्लेटो है वो ये मानता है कि जिसके पास राजनीतिक शक्ति है उसके पास आर्थिक शक्ति नहीं होनी चाहिए, जबकि मार्क्स ऐसा नहीं मानता। मार्क्स ये मानता है कि जो सर्वहारा वर्ग है उसे ही राजनीतिक शक्ति भी मिलनी चाहिए और आर्थिक शक्ति भी मिलनी चाहिए। उत्पादन और वितरण के साधनों पर समाज का यानी राजनीतिक शक्ति के उपभोगकर्ताओं का अधिकार होना चाहिए। तो यहाँ पर राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों के एकीकरण के संदर्भ में भी प्लेटो और मार्क्स के बीच में अंतर है। एक आधारभूत अंतर ये है दोनों के कि एक का आधार अध्यात्म है और एक का आधार भौतिक है। प्लेटो जिस साम्यवाद की बात कर रहा है वहां वो त्याग की बात कर रहा है, और जिस त्याग की बात कर रहा है वह त्याग आध्यात्म से संबंधित है। क्या त्यागी, जबकि ये मार्क्स जिस साम्यवाद की बात कर रहा है उसका आधार भौतिक है कि सर्वहारा वर्ग को मिलना चाहिए। एक मिलने की बात कर रहा है, एक छोड़ने की बात कर रहा है। तो ये दोनों के बीच में आधारभूत अंतर है। फिर पारिवारिक साम्यवाद के संदर्भ में दोनों में अंतर है, क्योंकि प्लेटो जिस पारिवारिक साम्यवाद की बात कर रहा है मार्क्स ऐसे किसी साम्यवाद की बात करता ही नहीं, इसलिए भी दोनों के बीच में अंतर है। और एक अंतर यह है कि मार्क्स अंतरराष्ट्रीयता की संभावना ढूंढता है। मार्क्स का अंतिम लक्ष्य, जैसा मैंने पहले भी बताया, एक राज्यविहीन वर्गविहीन शोषण मुक्त समाज की स्थापना है। उसकी कल्पना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया में सर्वहारा वर्ग की तानाशाहियां स्थापित हो जाएगी, क्रांतियां होंगी, हिंसक
साम्राज्यवादी क्रांति क्या होगी, राज्यों की दीवारें टूट जाएगी और उसके बाद राजनीतिक वर्ग में शोषण मुक्त समाज स्थापित होगा। चलिए अंतरराष्ट्रीयता की बात कर रहा है प्लेटो, नगर राज्यों के समय की बात कर रहा है और वो एक राज्य में सुचारू सुदृढ़ व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था हो जाए, राजनीतिक व्यवस्था, वहीं तक सोच पाया, वो अंतरराष्ट्रीय तक की बात को नहीं सोच पाया। तो ये साम्यवाद, जो प्लेटो का साम्यवाद है और जो मार्क्स का साम्यवाद है, उन दोनों के बीच में मौलिक रूप से अंतर है। तो कुल मिलाकर के जब हम निष्कर्ष निकालेंगे दोनों के साम्यवाद की, जो हम तुलना करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि प्लेटो का साम्यवाद और मार्क्स का साम्यवाद बिल्कुल अलग है। प्लेटो का साम्यवाद राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़, सुचारू और शुचितापूर्ण बनाने के लिए है, जबकि मार्क्स का साम्यवाद राज्य में, वर्ग में शोषण मुक्त समाज की स्थापना करने के लिए है। एक का आधार राजनीतिक है, दूसरे का आधार